टू माय यूट्यूब चैनल शांता ट्यूटोरियल्स। आज सेम एजुकेशन वर्ल्ड को हम थैंकफुल रहेंगे क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा हमें प्रीमाइसेस दिया है वीडियो शूट करने के लिए। लास्ट दो वीडियोस में हमने देखा लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डीएमयू। ये तीनों भी लॉ जो है वो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में हम कंसिडर करते हैं क्योंकि ये तीनों लॉ में से एक लॉ एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से विथ एक्सेप्शंस या विथ अजम्पशंस आता ही है। बट एज अगर मैं टॉपिक टेक्सचुअल अगर मैं एक्सरसाइज की बात करता हूँ तो तीनों भी लॉ के एक्सेप्शंस है, तो मैंने वीडियो में भी एक्सेप्शंस ही कवर किया है। नाउ आज हम लोग आए हैं OCM ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट के साथ, जिसमें अगर मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करूँ तो फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उसमें हेनरी फेयर्स के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे फॉर श्योर। एग्जाम आपके टेक्सचुअल अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो उसमें क्वेश्चन है एक्सप्लेन द हेनरी फेयर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एनी 5। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हेनरी फेयल है वो फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। उन्होंने 1916 में उनकी एक बुक थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंदर उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के। तो उसमें से आइए हम देखते हैं। फर्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आएगा डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि वो सब मैनेजमेंट्स के प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स कि जो हम प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो बिजनेस में या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में हमें सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है? डिवाइडिंग फुल वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स एंड क्रिएटिंग डिपार्टमेंट्स। यानी क्या है, अगर एक आज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 या 3 लोग काम करेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल काम करेगा। जितने भी अलग अलग लोग रहेंगे सब अलग अलग लोग अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो अगर ऐसा हो कि अगर कोई बंदा जो है अगर वो अकाउंट्स में अगर अच्छा है और उसको अगर हम लोग टेक्निकल वाला काम देंगे तो क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सही से चल पाएगा क्या? बट ऑब्वियस आप लोग यही बोलोगे कि नहीं ऐसा नहीं है। अगर वो बंदा अकाउंट्स में एक्सपर्ट है तो उसको अकाउंट डिपार्टमेंट ही देना चाहिए, और जो टेक्निकल ही अगर एक्सपर्ट है तो उसको टेक्निकल डिपार्टमेंट देना चाहिए। द सेम वे डिवीजन ऑफ वर्क भी यही बोलता है कि जो कोई भी जिस फील्ड में एक्सपर्ट है या उसका स्किल है, एबिलिटी है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को लेके, तो अकॉर्डिंग टू दैट उनको वो डिपार्टमेंट में ही उनको वर्क अलॉट किया जाए। ऐसा करने से क्या है, अगर जो बंदे को जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें अगर उसको काम दिया जाए तो वो और भी डेडिकेशन के साथ काम करेगा, तो अल्टीमेटली बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को ही है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो इजीली हम अचीव कर सकते हैं। सेकंड अगर देखेंगे बैलेंसिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बैलेंसिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे ना ज्यादा इंपॉर्टेंस अथॉरिटी को देना चाहिए, ना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस हम फ्रस्ट्रेटेड यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दे सकते हैं। क्यों? दोनों के बीच में बैलेंस होना क्यों जरूरी है? अगर सपोज किसी मैनेजर को हमने एक टास्क दे दिया है तो वो टास्क जब हम किसी मैनेजर को हम दे रहे हैं तो उसके साथ में हम उसको अथॉरिटी भी देते हैं। आइए पहले समझते हैं अथॉरिटी क्या है। अथॉरिटी यानी हम उसको परमिशन दे रहे हैं डिसीजन लेने के लिए। तो अगर मैं बात करूं, अगर कोई टास्क हमने जब भी मैनेजर को दिया है तो वो उसको फुलफिल करने के लिए वो अपने पावर्स यूज कर सकता है। सो मीन्स अगर हो सकता है कि अगर ज्यादा वो फोकस करेगा अथॉरिटी पे तो मे भी शायद वो मिस यूज भी कर सकता है उसके पावर्स का। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी क्या? जिम्मेदारी। अगर कोई काम का अगर जिम्मेदारी हम दे रहे हैं तो अगर वो सिर्फ जिम्मेदारी पे फोकस कर रहा है तो शायद हो सकता है कि वो मैनेजर है वो कहीं ना कहीं एक लेवल पे खुद को फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। हेंस अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई भी फर्म प्रॉपरली नहीं चल सकता। थर्ड पॉइंट है हमारा डिसिप्लिन, प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या होता है? अगर कोई भी अगर हम नॉर्मली स्कूल का भी अगर बात करें या कॉलेज के बात करें तो हर एक इंस्टीट्यूट के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। सो हर कोई इंस्टीट्यूट यही चाहता है कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फुल फ्लेज से फॉलो होने चाहिए, चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो। उससे क्या होता है
कि जब भी अगर ये हम पॉइंट ले रहे हैं डिसिप्लिन का, अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन ले रहे हैं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है विच हैव टू बी फुलफिल बाय द एम्प्लॉइज। रिस्पेक्ट फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, इससे क्या होगा, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपना गोल अचीव करने में ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। जितना डिसिप्लिन ज़्यादा मेंटेन होगा उतना सक्सेस या ग्रोथ होने का बिजनेस का फुल चांसेस है। फोर्थ प्रिंसिपल आएगा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड यानी क्या होता है कि मस्ट हैव एंड रिसीव द ऑर्डर्स फ्रॉम द वन सुपीरियर। यानी क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट है। अगर अकाउंट्स और टेक्निकल डिपार्टमेंट की हम अगर बात करते हैं तो दोनों भी डिपार्टमेंट में हेड रहेंगे, लेकिन उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट वाले को अगर टेक्निकल डिपार्टमेंट वाला अगर ऑर्डर कर रहा है और उसके साथ में अकाउंट डिपार्टमेंट वाला भी अगर ऑर्डर कर रहा है तो सबऑर्डिनेट्स को ये कंफ्यूजन होगा कि उनको रिपोर्टिंग कहाँ पे करना है। बट अगर टेक्निकल डिपार्टमेंट वाले अगर टेक्निकल सबऑर्डिनेट्स हैं उनको अगर ऑर्डर कर रहे हैं, सो टेक्निकल सबऑर्डिनेट्स जो है उनको पता है कि उनको रिपोर्टिंग सिर्फ टेक्निकल डिपार्टमेंट को ही करना है, और अकाउंटिंग वाले को पता चलेगा कि उनको रिपोर्टिंग अकाउंट्स में करना है। सो देयर शुड बी अ वन सुपीरियर ऑन द सबऑर्डिनेट ऑफ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। नाउ फिफ्थ प्रिंसिपल आएगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस क्या होता है कि इट मींस एक्टिविटीज एम एट द सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी ऑर्गेनाइज। यानी क्या है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है लेकिन सभी डिपार्टमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव एक ही है, तो उसको एक लाइन वाइज ऑब्जेक्टिव्स हमें अरेंज करने हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। सबऑर्डिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, यानी क्या है कि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ पीपल है तो वहां पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी आता है और ग्रुप ऑफ पीपल्स का भी इंटरेस्ट आता है। बट बाय द पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बंदे के इंटरेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रुप ऑफ पीपल के इंटरेस्ट को। यानी इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करें इंडिविजुअल इंटरेस्ट इज लेस इंपॉर्टेंट और जनरल इंटरेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू। प्रिंसिपल्स ऑफ द रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन यानी क्या है, अगर कोई भी बंदा काम कर रहा है तो उसको प्रॉपर वेजेस या उसको सैलरी मिलनी चाहिए। मीन्स compensation should be based on a systematic attempt to reward good performance। यानी ऐसा नहीं है यहाँ पे पहचान वगैरह को हम नहीं कंसिडर कर सकते, जो बंदा जितना काम कर रहा है उसके हिसाब से उसको पे आउट होना चाहिए। अगर दो डिपार्टमेंट है, दोनों डिपार्टमेंट में अगर एक ही लेवल पे दो पर्सन काम कर रहे हैं तो दोनों का भी सैलरी इक्वल होना चाहिए, नहीं कि एक डिपार्टमेंट वाले का सैलरी ज्यादा और दूसरे डिपार्टमेंट वाले का कम। So now come to the 8th point। 8th principle क्या है, सेंट्रलाइजेशन। ऑथोरिटी, तो सेंट्रलाइजेशन यानी क्या आएगा, ऑथोरिटी इज concentrated only in a few hands। Balance between the centralization and the decentralization। Centralization and decentralization should be adopted depends on the organization। ये तीनों पॉइंट पे से हम इतना बोल सकते हैं कि स्मॉल स्केल बिजनेस है या फिर जहाँ पे पूरा ऑन बिजनेस जो है ऑर्गेनाइजेशन वो एक पर्सन के हाथ में है, तो वैसे बिजनेस के अंदर सेंट्रलाइजेशन पॉसिबल है। लेकिन लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग रहता है और हर एक डिपार्टमेंट में एक अलग अलग हेड्स दिए रहते हैं, तो उनको रिपोर्टिंग उसको करना रहता है और हर हेड्स के ऊपर रहता है एक सुपीरियर रहता है। सो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन जो भी है वो किस टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उस पर डिपेंड होता है। नाउ स्केलर चेन। स्केलर चेन यानी क्या होता है, स्केलर चेन यानी वो एक लिंक रहती है जहाँ पे हम टॉप लेवल मैनेजमेंट से लोअर लेवल मैनेजमेंट तक का जो लिंक है वो एक आइडेंटिफाई करता है और इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे जा रहा है वो हमें स्केलर चेन से पता चलता है। देखते हैं, चेन ऑफ कमांड इज यूजुअली depicted on an organization chart।
मोर इफेक्टिव द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड द ग्रेटर द एफिशिएंसी। जितना अच्छा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा बिजनेस में, इफिशिएंसी उतना ही बढ़ेगा। नाउ कम टू द 10th पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर्स के इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में क्या लिख सकते हैं, अगर कोई चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं तो मटेरियल ऑर्डर आ जाता है, जिसमें आएगा अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। यानी हर चीज के लिए एक जगह फिक्स है और वो चीज उसकी जगह पे ही होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर हम रियल वॉज अगर कंसिडर करेंगे, ये है खिलौना, लेकिन अगर हम रियल प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो उसका कहाँ पे प्लेस होगा, आइदर घर के बाहर या फिर बालकनी में। सो ये उसकी जगह पे, बल्कि अगर मैं इसको किचन में या बेड पे रख दूं तो अच्छा नहीं लगेगा। मीन्स इसका भी एक जगह है, वो जगह पे ही ये चीज अच्छी लगेगी। अगर मैं बात करता हूँ पीपल का, यानी फॉर पब्लिक, सोशल ऑर्डर आता है वहां पे। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम स्टाफ भर रहे हैं या फिर एम्प्लॉइज है हमारे पास, तो हर एक एम्प्लॉय को एक जगह सिक्योर करनी चाहिए। सिक्योर इन द सेंस कैसे, राइट मैन इन द राइट प्लेस। लाइक अगर कोई बंदा अकाउंटिंग में अगर एक्सपर्ट है तो उसको मैं दूसरे किसी डिपार्टमेंट में मैं उसको नहीं रख सकता, मेरे को उसको रखना ही होगा अकाउंट्स के लिए ही। ऐसे करने से क्या होता है, बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन है उसका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा और उसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को गोल अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। कम टू द 11th पॉइंट, इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी सजेस्ट दैट द मैनेजर्स मस्ट बी काइंड एज वेल एज इक्वली फेयर टू द सबऑर्डिनेट्स। यानी जो मैनेजर है वो थोड़ा सा पोलाइट होना चाहिए और सबके साथ में इक्वली ट्रीट करना होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी एक को ज्यादा प्रायोरिटी दिया तो किसी एक को कम। इसको हम बोलेंगे इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। यानी ये चीज क्या है, अगर हम नए किसी भी स्टाफ को अगर हम अपॉइंट कर रहे हैं या अगर हम पर्सनली अगर कोई जगह पे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो हमारे माइंड में क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी क्या है, हम कितने टाइम के लिए काम करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आज ज्वाइन किया और 3 महीने में हमने छोड़ दिया। कोई भी बंदा अगर जॉब ज्वाइन करेगा तो वो यही सोचेगा कि उसका जो ड्यूरेशन ऑफ वर्क है वो ज्यादा से ज्यादा हो। मीन्स यहाँ पे एम्प्लॉय शुड हैव जॉब सिक्योरिटी। यानी जो भी बंदा वहां पे जॉब कर रहा है उसको जॉब सिक्योरिटी की होप्स होनी चाहिए और उसको वो श्योरिटी भी मिलनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन से कि हाँ आपका जॉब यहाँ पे सिक्योर है। बिकॉज इंस्टेबिलिटी लीड्स टू द इनएफिशिएंसी। अगर बंदे को पता है, अगर किसी भी पर्सन को, अगर हमें भी अगर पता हो कि भाई ये हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे जॉब स्टेबिलिटी नहीं है या जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो हम हमारा लगन के साथ वहां पे काम नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होता है, अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो इफिशिएंसी कम हो जाएगी। हेंस ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली हैड अ स्टेबल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉई। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके पास एम्पल ऑफ एम्प्लॉय होने चाहिए जहां पे क्या है, स्टेबल हो वो लोग। और स्टाफ कभी स्टेबल हो सकता है जब भी वहां पे जॉब सिक्योरिटी हो। कम टू द 13th प्रिंसिपल, इनिशिएटिव। यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी इनिशिएटिव आइडियाज के साथ काम करते हैं वहां पे उनको परमिशंस मिलनी चाहिए। लाइक इट अलाउज द सबऑर्डिनेट्स टू थिंक आउट अ प्लान एंड डू व्हाट इट टेक्स टू मेक इट हैपन। यानी क्या है, इनिशिएटिव और थोड़ा अलग तरीके से वो जो सोच रहे हैं उस पर वर्कआउट करके उसको प्रैक्टिकली वो लोग ऑर्गेनाइजेशंस में वो चीज लेके आए। इससे क्या हो सकता है, इनिशिएटिव आइडियाज के आने से बिजनेस के जो हमारे प्लान्स है, जो गोल्स है, वो हम इजीली अचीव कर सकते हैं थ्रू आउट ऑफ द डिफरेंट। नाउ 14th प्रिंसिपल क्या है, वो स्पिरिट दे कोर्स। यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट क्या होता है, अगर बात करें गांधी जी, अगर गांधी जी अकेले जाते आजादी के लिए लड़ने के लिए तो पॉसिबल नहीं था। गांधी जी के साथ क्या था, पूरा भारत जुड़ा हुआ था तो हमें आजादी मिली। द सेम वे मैनेजमेंट शुड क्रिएट यूनिटी, कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट अमॉन्ग द एम्प्लॉइज। सो क्या है, सबका अगर एक ही ख्याल होगा, सब मिलजुल के एक साथ में एक फोकस को लेके काम करेंगे तो सक्सेस हासिल होना ही होना है। दे शुड अवॉइड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। यानी क्या है,
ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अप्लाई नहीं होनी चाहिए। इससे क्या है कि बिजनेस का इफिशिएंसी नहीं रहेगा। लेकिन अगर टीम स्पिरिट के पकड़ के और टीम स्पिरिट के अगर साथ में काम करते हैं तो बिजनेस सक्सेस होना फॉर श्योर। सो आज हमने देखे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल, जो कि एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अपडेट के लिए और डिटेल स्टडीज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल शांताई ट्यूटोरियल्स पे। आप हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, और हाँ, बाजू में दिए गए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।